बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय सेल्फ महनूर फातिमा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी इंग्लिश में पढ़ेंगे सबसे पहले लिटरेचर टर्मिनोलॉजीज़। इसकी हमें ज़रूरत क्यों है पढ़ने की? क्योंकि बेसिकली इस सेमेस्टर में आपकी जो इंग्लिश है उसमें कुछ क्रिटिक राइटिंग्स हैं। तो क्रिटिक राइटिंग्स को लिखने के लिए या उसे समझने के लिए पहले उसकी बेसिक्स समझना ज़रूरी है। तो बेसिक्स में सबसे पहले हमारे पास आता है टर्मिनोलॉजीज़ कि मतलब हम जो राइटिंग लिख रहे हैं, हमने जो सेल्फ राइटिंग करनी है, हमने जो क्रिटिकल राइटिंग करनी है, उसमें हम क्या-क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं या फिर वर्ड्स के क्या-क्या मीनिंग हो सकते हैं जो हमें उसे अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करे। तो आज हम कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको स्टडी करेंगे बेसिकली ताकि हम अपनी क्रिटिक राइटिंग को इम्प्रूव कर सकें या उसे बेहतर कर सकें। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं, हम आज पढ़ेंगे कॉनोटेशन के बारे में। कॉनोटेशन क्या होती है, डेनोटेशन का क्या मतलब है और एम्बिग्यूटी क्या होती है। पर्सोनिफिकेशन पढ़ेंगे, सिमिली क्या होती है, मेटाफर क्या है और सिंबोलिज्म क्या है। इसी तरह कोहेजन क्या है, कोहेरेंस क्या है और रिटोरिक किसे कहते हैं। स्टेंजा और सोनेट में क्या है, टोन, इको और हाइपरबोल क्या होता है। इसी तरह आयरनी, इमेजरी और रियलिज्म क्या होता है। इस तरह साइनेक्डोक, थीम और पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एंड रेज़ोल्यूशन क्या होता है, फोरशैडो, फ्लैशबैक किसे कहते हैं एंड एट द एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नरेटर और प्लेजरिज्म किसे कहते हैं। तो पहले हम अपनी कॉनोटेशन से स्टार्ट करते हैं। कॉनोटेशन हमारे पास क्या होता है, कंसेप्चुअल और सजेस्टिव मीनिंग ऑफ समथिंग। हम कई बार ऐसा होता है कि हम किसी लफ्ज़ का साफ मतलब होता है और कोई हम बात करते हैं घुमाकर या कोई इनडायरेक्ट मीनिंग में बात करते हैं बट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट मीन। तो वो हमारे पास क्या होता है, हम उसे कॉनोटेटिव सेंस में लेके जा रहे होते हैं। इसी तरह डेनोटेशन क्या होता है, डेनोटेशन होता है लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ समथिंग। मतलब अगर रेड है तो रेड का मतलब लाल है, लेकिन अगर रेड का मतलब डेंजर है, व्हाइट का मतलब सफेद और लेकिन व्हाइट का मतलब अमन है, पीस है, तो वो क्या है, कॉनिटेटिव मीनिंग है। लाइक लाल रंग है लेकिन वो रंग किस चीज को शो कर रहा है, ये कॉनोटेशन होता है। लेकिन अगर रेड है, रेड का मतलब लाल है, तो वो हमारे पास डेनोटेशन है। जहाँ जैसे यहाँ पे वाटर की एग्जांपल है कि वाटर वैसे तो पानी है, पीने के लिए यूज होता है, प्यास के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेनोटेटिव में वाटर का मतलब क्या है कि इट्स अ सब्सटेंस दैट इज कंपोज्ड ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो आपने वाटर की डेफिनेशन पढ़ी है। एम्बिग्यूटी क्या होती है, अ वर्ड और अ फ्रेज दैट कंटेन्स वन और मोर मीनिंग। मतलब एक लफ्ज के कई मतलब हो सकते हैं, ठीक है। लाइक आप एक ग्रुप कह रहे हो तो वो ग्रुप आप स्टूडेंट ग्रुप भी हो सकता है, वो ग्रुप आपके स्टाफ ग्रुप भी हो सकता है, वो ग्रुप चीजों का भी हो सकता है। इसी तरह जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, द मर्डर किल्ड अ स्टूडेंट विद अ बुक। अब इसमें क्या है कि मतलब बुक एक किताब है, उसने उसको मतलब वो टीचर है कि उसने एक स्टूडेंट को मतलब टॉर्चर करके किल किया है, या उसने किसी बुक के थ्रू उसको वैसे ही मार के किया है। जैसे अभी यहाँ पे वी नो व्हाट ऑल दीज, अगर हम इसको इंडिविजुअल पढ़ें तो मर्डर का मतलब, किल का मतलब, स्टूडेंट का मतलब, बुक का पता है, लेकिन बट ऑल टुगेदर दे आर एम्बिगुअस। लेकिन इस सेंटेंस को समझने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है, वाज द बुक यूज्ड एज अ मर्डर वेपन, क्या ही उसने बुक को एज अ वेपन यूज किया था, या उसने अपनी पर्सनैलिटी को एक प्रोफेशन में चेंज करके, किस तरह। तो ये जो आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स लगते हैं उनको हम एम्बिग्यूटी कहते हैं। इसी तरह पर्सोनिफिकेशन क्या है, पर्सोनिफिकेशन इज बेसिकली अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि आप ह्यूमन क्वालिटीज, लाइक ह्यूमन चल सकता है, ह्यूमन बोल सकता है, इंसान गा सकते हैं, इंसान हिल सकते हैं, इंसान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पौधे नहीं हिल सकते। इसी तरह आपके पास टेबल कुर्सी नहीं हिल सकती। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, द लीव्स डांस इन द ऑटम विंड। पत्ते तो नहीं ना डांस करते, लेकिन हवा की वजह से, खज़ा की आवाज़ में पत्ते इतने तेज़ हिलते हैं कि उनकी आवाज़ कड़-कड़ के आती है, तो वो उसको डांस के साथ तशबीह दे रहा है, जिसे आप तशबीह देना कहते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन है। सिमिली हमारे पास क्या होती है, फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिसिमिलर, 2 चीज़ें आपस में बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन आप उनको आपस में मिला रहे हो। कैसे? जैसे आम लोग, मेरा बेटा तो चाँद है, मेरा बेटा शेर है, तो क्या कह रहे हैं, माय सन इज लाइक अ मून। अब सिमिली और मेटाफोर में क्या फर्क होता है कि सिमिली में आप वर्ड यूज करते हो लाइक एज, लेकिन मेटाफोर में आप ये वर्ड्स नहीं यूज करते, आप लाइक और एज इस तरह की चीजें, सेम इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करते। जैसे एग्जांपल में, माय सन इज लाइक अ मून, जब आप सिमिली करोगे तो लाइक अ मून की तरह, मेरा बेटा चांद जैसा है, चांद की तरह है। लेकिन मेटाफर क्या है, मेरा बेटा चांद है। आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, लेकिन उसमें लाइक और एज का यूज नहीं कर रहे। सिंबलिज्म सिंबल से निकला है कि आप क्या कर रहे हो इसमें, द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द अदर ऑब्जेक्ट। लाइक एक चीज दूसरी चीज के साथ तशबीह दी जाती है, लाइक स्नेक, जहां भी
हम मुहावरे यूज़ करते हैं इसकी सांप जैसी फितरत है, तो सांप जैसी मतलब वो सांप नहीं है, लेकिन सांप की फितरत क्या है कि आप उसकी जितनी मर्ज़ी केयर करो एट द एंड उसने डसना है। इसी तरह बिच्छू है उसने डसना है। तो हम जब किसी नेगेटिव चीज़ को शो करना होता है तो हम उसे सांप या बिच्छू के साथ तशबीह देते हैं। तो ये सिंबोलिज़्म है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से मिला रहे हो। जैसे स्नेक का मतलब इविल है कि कोई बुराई। इसी तरह कोहेजन क्या है? कोहेजन को याद करने का सबसे आसान तरीका आपके पास है कि कोहेजन इट इज़ अ गम और ग्लू चिपका रही है। जैसे आप लोग हॉस्पिटल में एडहेसिव टेप्स यूज़ करते हो, तो एडहेजन से कोहेजन निकला है कि आपने चीज़ों को जोड़ना है, आपने सेंटेंसेस को जोड़ना है, आपने पैराग्राफ्स को जोड़ना है, लेकिन कैसे जोड़ना है? बाय द हेल्प ऑफ ग्रामर कि आपने सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनानी है। जैसे व्हेन कैट्स आर हंग्री, अब ये स्ट्रक्चर है, जब बिल्ली को भूख लगी होती है, दे रब ऑन योर लेग्स एंड डिमांड इमीडिएट अटेंशन कि मुझे दिया जाए, दे फाइंड अ क्वाइट प्लेस एंड स्लीप एंड फील सेटिस्फाइड। अब इस सेंटेंस में उधर भूख लगी थी और साथ ही उसने नींद का बता दिया, तो इसमें कोहेरेंस नहीं है। कोहेरेंस इज फ्लो के मतलब फ्लो क्या होता है, आपने जो बात शुरू की है वो बात सुकून से चलती जा रही है, ठीक है, वो एक तरतीब से चल रही है। जब आप तरतीब को देखते हो उसे हम कोहेरेंस कहते हैं। जब आप सिर्फ ग्रामर को देख रहे हो, इस टेंस में ग्रामर मेंटेन है। कैट्स आर हंग्री, एस है उसके साथ आर लगा है, दे रब ऑन योर लेग्स। आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक है लेकिन सेंटेंस की तरतीब नहीं है। तो एक पैराग्राफ को लिखते हुए, एसे को लिखते हुए, समरी को लिखते हुए आपको तरतीब की तो जरूरत होती है, लेकिन उसके साथ आपको अपनी ग्रामर की भी जरूरत होती है, या फिर अगर ग्रामर की जरूरत होती है तो तरतीब की भी। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो question क्या है? It is the gum or glue that holds the paragraph together. It is the connectedness of structure. Structures mean grammar के rule. ये सारी चीजें part of speech. कहाँ पे आपने क्या यूज करना है, कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क लगाना है, कहाँ पे prepositions यूज करनी है, कहाँ पे and यूज करना है, कहाँ पे is यूज करना है, इन सबको कोहेजन कहते हैं। बट द कनेक्टेडनेस ऑफ आइडिया को जोड़ना बातों को, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास कोहेरेंस होगी। ठीक है, जैसे अब अगर हम यहाँ पे कोहेरेंस कैसे शो किया, यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे हाउ एवर नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे हाउ एवर लिखा है। इसने कनेक्टेडनेस शो कर दी है कि ये बात यहाँ पे इतनी कंप्लीट हो चुकी है। अब हाउ एवर ताहम के अब उसने खा पी लिया है, यहाँ उसकी डिमांड पूरी हो गई है, अब वो सोना चाहती है, वो सेटिस्फाइड फील कर रही है। तो इसने आइडियाज को जोड़ दिया है। रिटोरिक क्या होता है? रिटोरिक इज द आर्ट ऑफ परसुएशन। लाइक आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द भी लोग देखे होंगे कि ये बात को संभाल लेता है, इसकी बात सुनी जाएगी, इसकी बात मानी जाएगी। या टीचर जो आपको लेक्चर कन्वे करता है, या जो आपके पास स्पीकर होता है, या जो स्पीच करता है, या जो नॉवेल्स आप लोग पढ़ते हैं, उनकी बात पे आप एग्री करते हैं। आप उन पे क्यों एग्री करते हैं? क्योंकि दे हैव द आर्ट ऑफ परसुएशन। परसुएशन मीन एग्री करना। वो आपको अपनी बात मनवा लेते हैं। कैसे? अलोंग विद द ग्रामर एंड लॉजिक। जब कोहेजन और कोहेरेंस मिक्स होगी, आपके पास ग्रामर और लॉजिक दोनों बनेगा। जब ग्रामर और लॉजिक बनेगा तो आप ऑटोमेटिकली बात मानोगे। जैसे aims to study the techniques of writers, speaker use to inform, pursue और motivate their audience के आप अपनी audience को agree कर लो। For example, advertisement, आप advertisement देखते हो, you see is an attempt to persuade that you should take a certain action। आप कोई कमर्शियल देखते हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो अगर वो ऑनलाइन शॉपिंग में जैसा आपका ड्रेस है वैसा ना हो, जैसे उसके फीचर्स हैं वैसे ना हो, तो नेक्स्ट टाइम आप सेटिस्फाइड नहीं होते और आप उस चीज पर अग्री नहीं करते। तो रिटोरिक इज बेसिकली द आर्ट ऑफ परसुएशन कि आपने अपनी बात को कैसे मनवाना है इन रिटर्न कम्युनिकेशन, इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसी तरह स्टेंजा, स्टेंजा क्या होता है? स्टेंजा शेर को कहते हैं उर्दू में। अ स्टेंजा इज अ सीरीज ऑफ लाइन दैट ग्रुप टुगेदर इन ऑर्डर टू डिवाइड अ पोइम। पोइम नज़म होती है, पोइम लंबी होती है, लेकिन उस पोइम में दो दो तीन तीन पैराग्राफ होते हैं, लाइंस होती हैं, जिनको आप क्या कहते हो? स्टेंजा या शेर। लेकिन वही पोइट्री, जब पोइट्री को आप सोनेट बोलते हो, ठीक है, कि आपने वो 114 लाइन जब इस तरह इकट्ठी कर दी, वो आपके पास सोनेट बन गया। टोन, एटीट्यूड ऑफ वॉइस। फॉर एग्जाम्पल कभी आप स्पीच कर रहे हो या आप लेक्चर दे रहे हो, कभी आपकी लो पिच होती है, कभी हाई पिच होती है, कभी आप वर्ड स्ट्रेस करते हो, कभी नहीं करते, तो वो आपके पास क्या होती है? टोन। एटीट्यूड ऑफ वॉइस के कहाँ आवाज ऊंची, कहाँ नीची करनी है। इको, रेपिटेशन ऑफ साउंड, आप एक चीज को बार बार रिपीट करते हो। लाइक जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिफरेंट सब्जेक्ट में, वो टीचर 1 से 2 से 3 बार बताता है कि आपके वो जहन में बैठ जाए। हाइपर बोल, हाइपर मीन्स ऊंचा बोल मतलब ज्यादा। हाइपरबोल मतलब स्टेटमेंट को एग्जेजरेट करना। लाइक आई एम सो हंग्री, आई कैड ईट अ हॉर्स। अब कोई हॉर्स तो नहीं खा सकता, घोड़ा तो नहीं खाया, लाइक मुझे इतनी भूख लगी है, इसका मतलब ये है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ। नोट अ
फोर्स, तो उसने एग्ज़ाम्पल यूज़ की कि आप स्टेटमेंट को एक्ज़ैजरेट करते हो कि हाँ, ये चीज़ की मुझे ज़रूरत है। आयरनी, कंट्रास्ट बिटवीन द इमेजिनेशन एंड रियलिटी, लाइक कैसे? ग्रेट वेदर ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, कि आप जैसे ही मौसम अच्छा होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर लेते हो। तो आयरनी क्या होती है कि आपने इमेजिनेशन और रियलिटी में कंपैरिज़न करना होता है कि अभी मैं इस सिचुएशन में हूँ, अगर ये सिचुएशन इस तरह होती तो कितना अच्छा लगता। अगर कभी आप बारिश हो, बहुत अच्छा मौसम हो, जब आपको छुट्टी का टाइम हो गया तो आप कहते ये अगर घर पे आती तो ज़्यादा अच्छा होता। सो दिस इज़ आयरनी कि आप रियलिटी को अपनी इमेजिनेशन से कंपेयर करते हो कि अगर इस टाइम पे ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इमेजरी किसे कहते हैं? व्हेन एन ऑथर यूज़ वर्ड्स दैट अपील टू वन और मोर सेंसेस। कई बार ऐसा होता है कि आप खुद पढ़ रहे हो या कोई चीज़ टीचर पढ़ा रहा है तो आपके ज़हन में एक तस्वीर बनती रहती है। इमेजिनेशन और इमेजरी में ये फ़र्क है कि इमेजिनेशन बिना कुछ पढ़े आती है। आप बैठे हो, आपके ज़हन में कोई ख़्याल है, ख़्याल को इमेजिनेशन कहते हैं, पर इमेजरी क्या होती है? इमेज से वर्ड निकला है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो या जो चीज़ आप देख रहे हो, उसका एक ख़्याल आपके ज़हन में बन रहा है। The cold of the late December blew against my skin as I wake up to family's festive house for our holiday dinner. तो ये अगर एक स्टेटमेंट तो आपके ज़हन में एक पिक्चर बन रही है। रियलिज़्म क्या होता है? अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस ऑफ फिज़िकल यूनिवर्स, कि आप फिर अपने इर्द-गिर्द की चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो। आपको पता है कि मेरे इर्द-गिर्द ये चीज़ें हैं और मैंने इसी में ही रहना है। तो ये आपके पास क्या है? रियलिज़्म। जैसे ये एक नॉवल का नाम है एडवेंचर्स ऑफ हुकलबेरी फिन इज़ अ रियलिस्टिक नॉवल, कि ये आपके पास रियलिटी पे बना है। जैसे रियलिटी पे कुछ मूवीज़ बनी होती हैं। जो मूवीज़ हमारी इंडिपेंडेंस डेज़ पे बनी होती हैं या कुछ इस तरह मूवीज़ हैं, जैसे गदर मूवी है, जि इस तरह की काफ़ी मूवीज़ हैं जो रियलिटी बेस्ड होती हैं, तो वो आपके पास रियलिज़्म होता है। इस तरह साइनेक्डोक क्या है? अ पार्ट इज़ यूज्ड टू डिज़िग्नेट द होल, मतलब शी हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड, मतलब अब उसके पास बहुत सारे मुँह हैं फीडिंग के लिए। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि शी हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड, मतलब उसने बहुत ज़्यादा लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे है। एक ऐसा सिंगल सेंटेंस, एक ऐसा सिंगल वर्ड या ऐसी सिंगल फ्रेज़ जो आपकी अ, बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ को छोटा कर दे। अगर मैं किसी को बताऊँ इस इतनी डिटेल में, ही हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्निंग इनफ मनी टू फीड एंड लुक आफ्टर दैट नंबर ऑफ पीपल, मतलब घर में बहन है, भाई है, बहन की शादी होने वाली है, भाई की स्टडी पड़ी है, पेरेंट्स को देखना है, मदर की मेडिसिन है, ये सब चीज़ें अगर आप सोचो, इनको बताने से अच्छा है शी हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड, मतलब एक सेंटेंस से आप बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो। थीम क्या होता है? मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, लाइक कई बार आप मूवीज़ देखते हो, ड्रामा देखते हो, कुछ पढ़ते हो, स्टोरी पढ़ते हो, चैप्टर पढ़ते हो, टेस्ट याद करते हो। उसका आप मेन जो वर्ड्स होते हैं, मेन चंक्स होते हैं, उन्हें आप डाइजेस्ट कर लेते हो, उन्हें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वो होता है सेंट्रल आइडिया कि आपने इसका बता दिया। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि हर बंदा अपने लिहाज से एक सोच रखता है। हम कहते हैं ना, मतलब हम किसी को गलत या सही नहीं कह सकते बिकॉज़ एवरीवन हैज़ ओन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एवरी पर्सन ओन परसेप्शन बेस्ड ऑन लॉजिकल रीज़निंग, तो मतलब अगर वो जो सोच रहा है उसके पीछे उसकी लॉजिकल रीज़निंग है तो दैट्स इट। हिज़ और हर पॉइंट ऑफ व्यू, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में इट शुड बी लाइक दैट, इसे इस तरह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास उसकी लॉजिकल रीज़निंग है। इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट क्या? आर्ग्यूमेंट और डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज़। कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई, 2 लोगों के दरमियान जो झगड़ा हो रहा है वो उसे क्या है? कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जैसे मैन वर्सेस नेचर, इंसान, आपने काफ़ी कोटेशंस में पढ़े होंगे कि कोई बात नहीं, आपको अभी ये नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इसमें अल्लाह की बेहतरी है। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चल रहा होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट आपको पीसफुल नहीं फ़ील होने देता कि नहीं, मैंने ये सोचा था लेकिन हो ये रहा है, मैं ये कर लेता तो ये होता। तो वो मैन वर्सेस नेचर एक चीज़ चल रही होती है। रेज़ोल्यूशन क्या होता है? उसी आर्गुमेंट का सॉल्यूशन। इन मिस्ट्री नॉवल द डिटेक्टिव सॉल्व्स द क्राइम, मतलब कि आपका लॉयर है, आपकी पुलिस है, आपके कमांडोज़ हैं, आपकी आर्मी है, कोई केस को सॉल्व आउट कर रहे हैं, आपकी नर्सेज़ हैं, आप खुद, आप पेशेंट का कोई मसला सॉल्व आउट कर रहे हैं, तो वो क्या है? रेज़ोल्यूशन है। फोरशैडो क्या है? हिंट अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में हिंट करना, मतलब प्रिडिक्ट करना। आप फ्यूचर के बारे में देखिए, अगर जैसे आप कोई ड्रामा देखते हो या मूवी आप देखते हो, इसका एंड ये होगा, मेरे ख्याल में इसका एंड ये होगा, इसका एंड ऐसे होना चाहिए, तो वो आप क्या कर रहे हो? फोरशैडो कर रहे हो। फ्लैशबैक, फ्लैशबैक क्या होता है? आप मतलब जैसे आप लोगों ने कई बार देखा है, आपने पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम पढ़ा है कि आप मतलब आप किसी चीज़ को याद करके बार-बार ट्रॉमा में जा रहे हो या आपके बचपन की चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में बड़े होके इफ़ेक्ट करती हैं, तो वो फ्लैशबैक होता है चीज़ों का। फ्लैशबैक होने की वज़ह से आप अपने पास्ट इवेंट्स को रिकॉल करते हो। जैसे अ गर्ल इज़ अबाउट टू मैरी, शी पुट्स ऑन अ वेल, शी रिमेंबर हर चाइल्डहुड डेज़, मतलब कि जैसे ही उसको, तो वो उसको अपने छोटे होते का गुड्डी-गुड्डी का खेल याद आ गया कि हम इस तरह करते थे, आज रियलिटी में ये है। फ्लैशबैक क्या होता है आपके पास?
कि आप जो बचपन के हैं, आपकी पिछली पास्ट कोई भी पास्ट मेमोरी आपके ज़हन में आ गई है फौरन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल आपने याद रखने का सिंपल तरीका है कि क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम अपने सीक्वेंस से बिल्कुल नहीं हट सकते। इसी तरह क्रोमो से क्रोनो लिखना है कि इनका एक सीक्वेंस होता है कि 1996 के बाद 1997 ही आएगा, या 1997 से पहले 1996 ही था। मतलब वो पैदा हुआ है तो वो बड़ा हुआ है, बड़ा हुआ है तो वो स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा तो वो कॉलेज जाएगा, कॉलेज जाएगा तो यूनिवर्सिटी जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा तो जॉब करेगा। ये आपने एक सीक्वेंस बनाया कि इसी तरह चलना है। कोई डायरेक्ट पैदा होते से यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, कोई डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकता, तो वो आपके एक सीक्वेंस है। तो हर इवेंट को आप जो करते हो वो सीक्वेंस वाइज करते हो, तो उसे आप क्या कहते हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसी तरह नरेटर, नरेटर होता है जो कहानी बताता है, जैसे राइटर है, स्टोरी टेलर है, पर्सन हु टेल्स द स्टोरी, वो नरेटर उसे हम कहते हैं। प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म आपका एक क्रिटिक राइटिंग का स्पेसिफिक वर्ड है, जैसे हम कहते हैं कॉपी नहीं करना। कॉपिंग समवन मटेरियल विदाउट देयर परमिशन इज कॉल्ड प्लेजरिज्म, मतलब कि आपने किसी का कोई पैराग्राफ उठाया है, उसे अपने पेपर पे लिख लिया है, अपनी आर्टिकल में लिख लिया है, अपने थीम में लिख लिया है, अपने थीसिस में लिख लिया है, लेकिन आपने उस बंदे का नाम नहीं लिखा, तो वो आपके पास क्या है, प्लेजरिज्म कर रहे हो। आपके आपने किसी का सेम मटेरियल उठाया है और उसका नाम भी नहीं दिया और उसको अपना नाम दे रहे हो कि ये मेरा मटेरियल है, तो दैट्स रॉन्ग थिंग। तो ये आपके पास क्या होता है, ये प्लेजरिज्म होता है। जब आप लोग थीसिस करते हो या आर्टिकल राइटिंग करते हो, तो जब वो चेक होता है तो उसमें सबसे पहले प्लेजरिज्म चेक होता है कि क्या इसने किसी का काम उसकी मर्जी के बगैर तो नहीं लिया। विदाउट साइटेशन का मतलब है, साइटेशन होती है ऑथर का नाम लिखना, उसने किस साल में ये किया था। तो जब आप ये चीज मेंशन नहीं करोगे तो वो चोरी होती है। तो आप चोरी को जो अपनी क्रिटिक में प्लेजरिज्म कहते हो। आई होप कि आपको ये जितनी भी टर्म्स हैं लिटरेचर के से रिलेटेड वो सब समझ आ गई होंगी कि कोनोटेशन क्या है, डेनोटेशन क्या है, एम्बिगिटी क्या होती है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, सिमिली किसे कहते हैं, मेटाफोर, सिंबोलिज्म, कोहेन, कोहेरेंस, रिटोरिक, स्टेंजा, सोनेट, टोन, इको, हाइपरबोल, आयरनी, इमेजरी, रियलिज्म, साइनेक्डोक, थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, नरेटर, प्लेजरिज्म। होप सो आपको ये सब जो है अच्छे से समझ आ गया होगा, और इन केस एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू।